डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी का चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू टीच यू। This chapter you have to study in geography chapter 5, right? So at first we will study some basic things, then we will see the chapters in short. This is the mind map class. Already I have been taking your mind map class for last 10 days and now I will continue take your mind map classes, right? देखिए see, अब हम लोग पहले देखते हैं कि मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स होता क्या है, कि मिनरल्स कहते किसको हैं, है ना? तो आपको तीन चीज जानना है। मिनरल्स, देखिए क्या क्या आपको जानना है। एक है मिनरल्स, एक होता है मिनरल्स, एक होता है माइंस और एक होता है माइनिंग। माइनिंग, मिनरल्स, माइंस एंड माइनिंग। अब देखिए मिनरल्स किसको कहते हैं, माइंस किसको कहते हैं और माइनिंग किसको कहते हैं, ये तीन चीज आपको पहले बेसिक चीज हम बताना चाहते हैं। तो देखिए मिनरल्स का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट सब्सटेंस जो हम लोग जमीन के नीचे से खुदाई करके निकालते हैं, ठीक है? जो भी सब्सटेंस हम लोग जमीन से खुदाई करके निकालते हैं, जैसे कोयला हो गया, हीरा हो गया, है ना, पेट्रोलियम हो गया, ये सब आपका मिनरल्स है। और माइंस होता है जिस जगह से हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं, जिस जगह से हम लोग मिनरल्स को खुदाई करके निकालते हैं उस जगह को माइंस कहते हैं। और माइनिंग मतलब होता है जिस प्रोसेस से हम लोग उस मिनरल्स को निकालते हैं। प्रोसेस, जो प्रोसेस, जिस प्रक्रिया से हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं उस प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। माइनिंग मतलब खनन कहते हैं, है ना? और मिनरल्स मतलब खनिज, जो सब्सटेंस हम लोग जमीन से नीचे से खुदाई करके निकालते हैं उसको मिनरल्स कहते हैं। और जिस जगह से हम लोग मिनरल्स को निकालते हैं उस जगह को हम लोग माइंस यानी खदान कहते हैं, है ना? तो देखिए इसको शॉर्ट में पहले आप लोग समझ लीजिए। माइंस का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द प्लेस फ्रॉम वेयर वी एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स, है ना, और टेक आउट द मिनरल्स, दैट प्लेस इज नोन एज माइंस। ठीक है, गॉट इट? अब माइनिंग के बारे में समझ लीजिए। द प्रोसेस थ्रू विच वी टेक आउट द मिनरल्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज माइनिंग। ठीक है? और माइंस क्या हो गया, द प्लेस फ्रॉम वेयर वी टेक आउट द मिनरल्स, दैट प्लेस इज नोन एज माइंस। दैट प्लेस इज नोन एज माइंस। गॉट इट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। आप लोग देखिए ध्यान से, वीडियो को पॉज नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। अभी अब हम आप लोग का रेगुलर क्लास लेते रहेंगे, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेस, कन्वेंशनल रिसोर्सेस, नॉन मेटालिक मिनरल्स, फिर है आपका नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, व्हाट इज मिनरल, है ना, और भी चीजें हैं देखिए। उसके बाद है फेरस मिनरल्स, फेरस मिनरल्स, है ना, फिर है आपका मोड ऑफ अकेरेंस, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए उसके बाद इसमें हम लोग और देखेंगे, एक रॉक्स के बारे में भी पढ़ना है। रॉक्स जनरली तीन प्रकार के होते हैं। रॉक्स, रॉक्स का मतलब होता है चट्टान, आप लोग जान रहे होंगे। ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी रॉक्स, सेकेंडरी रॉक्स, और प्राइमरी रॉक्स को हम लोग कहते हैं इग्नियस रॉक्स, सेकेंडरी रॉक्स को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और एक होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीन प्रकार के रॉक्स होते हैं, है ना, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ occurrence of minerals, occurrence of minerals, mode of occurrence of minerals। ठीक है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ध्यान से देखिएगा
आप लोग खोज नहीं कीजिएगा। मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, है ना, ध्यान से देखिए। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स अकर इन द क्रैक्स, क्रिप्स, फॉल्ट्स और ज्वाइंट्स। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स कहां पाया जाता है, कहां होता है, क्रैक्स में। क्रैक्स कहां करता है ना, क्रीवाइसेस, फॉल्ट्स और ज्वाइंट्स। उसके बाद कहता है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स अकर इन बेड्स और लेयर्स। सेडिमेंट्री रॉक्स होता है वो बेड्स और लेयर्स में, स्तर में, जैसे एक नीचे हुआ फिर लेयर में पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो क्रैक्स में होता है ना, फॉल्ट्स, ज्वाइंट्स में होता है। उसके बाद आप एक और यहां देखिए लिखा हुआ है लिविंग अ रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग ओर्स अकर्स एज, है ना, अकर्स एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स एंड द बेस ऑफ हिल्स। एलुवियल, आप लोग एलुवियल एक्सोइल के बारे में पढ़े होंगे, एलुवियल की जलोढ़ मिट्टी जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है ना, तो ये सब बता रहा है। उसके बाद कह रहा है वाइडली डिफ्यूज टू बी ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। ये जो है सो, है ना, क्या इसका जो रॉक्स का प्रयोग जो होता है, रॉक्स से जो हम लोग चट्टान से निकालते हैं, उससे मिनरल्स भी निकलता है ना, उसका प्रयोग जो है सो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए आपका अर्थव्यवस्था, आपके पास अगर मिनरल्स ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा कि आपके देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, इनकम सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा देश का, है ना। और क्या पढ़ना है फिर हम लोग को, देखिए इसमें मिनरल्स अभी हम बताए थे। मिनरल्स क्या है, मिनरल्स को हम आपको बता ही दिए थे, यहाँ पे डिफिनेशन जो दिया वो भी देखिए। हम शॉर्ट में आपको बताए थे जो सब्सटेंस या प्रोडक्ट्स को हम लोग जमीन से खुदाई करके निकालते हैं, उसी सब्सटेंस या प्रोडक्ट्स को जो है सो हम लोग चाहे चट्टान से निकालते हैं, चाहे जमीन के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मिनरल्स यानी खनिज। यहाँ भी दिया हुआ है होमोजेनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसका एक कोई स्ट्रक्चर हो, जैसे कोयला का एक आकार है, स्ट्रक्चर है, पेट्रोलियम का आकार है, स्ट्रक्चर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको उसको कहते हैं मिनरल्स। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मेटालिक्स, नॉन मेटालिक्स, है ना। अब मिनरल्स देखिए, मिनरल्स दो प्रकार का होता है, एक होता है मेटालिक्स और दूसरा होता है नॉन मेटालिक्स, है ना। अब मेटालिक मिनरल्स भी फिर दो प्रकार का होता है, एक होता है फेरस और दूसरा होता है नॉन फेरस। मेटालिक मिनरल्स मतलब क्या हुआ, एक हो गया मेटालिक मिनरल्स, मेटालिक, और दूसरा हो गया नॉन मेटालिक। ध्यान से देखिएगा, मेटालिक्स मतलब हो गया जिसमें धातु का अंश पाया जाता है, those minerals which contain metal, है ना, that are known as metallic minerals, and those minerals which do not contain metals, they are known as non-metallic minerals। अब मेटालिक मिनरल्स का फिर दो प्रकार है, एक है फेरस और दूसरा है नॉन फेरस। फेरस मतलब हो गया जिसमें आयरन का मात्रा पाया जाता है, जिसमें आयरन और का मात्रा पाया जाता है उसको फेरस कहते हैं, और जिसमें आयरन और का मात्रा नहीं पाया जाता है उसको नॉन फेरस कहते हैं। मतलब चुंबक जो मैग्नेट होता है उसको, वो जिसमें चिपकेगा वो फेरस मिनरल्स है, और जिसमें नहीं चिपकेगा वो नॉन फेरस है ना। तो ये भी आप समझ लीजिए। अब यहाँ है फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स अभी हम बताएं जिसमें आयरन और का मात्रा पाया जाता है। तो यहाँ देखिए आयरन और के बारे में, मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विथ अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। अब क्या कहता है, मैग्नेटाइट जो है वो सबसे फाइनेस्ट आयरन ओर का प्रकार है जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हेमेटाइट, कौन सा, हेमेटाइट जो है सो सबसे फाइनेस्ट आयरन ओर है, वो वेरी हाई कंटेंट होता है, उसमें 70% उसमें आयरन पाया जाता है। हेमेटाइट वाला जो आयरन और एस होता है उसमें 70% आयरन पाया जाता है। हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर, कंटेंट आयरन बिटवीन 50 to 60%। ये 70% जो है सो आयरन और जो है सो क्या कहता है, सॉरी हेमेटाइट जो है सो, हेमेटाइट आयरन और 70% पाया जाता है, और इसमें जो है सो 50 to 60% जो है सो आयरन कंटेंट होता है। हेमेटाइट आयरन और जो होता है वो
70% हेमेटाइट आयरन और पाया जाता है, मतलब 70% जो आयरन पाया जाता है उसमें से हेमेटाइट आयरन और रहता है, ठीक है। और इसमें जो आयरन का मात्रा होता है वो 50 to 60% होता है, और यही वाला जो है सो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है। उद्योग धंधा में सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र में हेमेटाइट आयरन का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, मैंगनीज के बारे में देखिए। उड़ीसा में 25% मैंगनीज पाया जाता है, मध्य प्रदेश में 24%, कर्नाटक में 22% और अदर स्टेट्स में 29%। उड़ीसा में 25%, उसके बाद मध्य प्रदेश में 24, कर्नाटक में 22 और अन्य सारे स्टेट्स में मिला करके 29%। मतलब अगर आपको पूछेगा सबसे ज्यादा मैंगनीज भारत के किस राज्य में पाया जाता है तो उड़ीसा में, है ना। चलिए फिर इधर है आपका, आगे आ जाइए आप, मिनरल्स देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स देखिए क्या कहता है, जुडिशियस यूज ऑफ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज, मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ मिनरल्स। जो मतलब मिनरल्स, ये आपको जो यूज करना है मिनरल्स को, वो एकदम लिमिटेड मात्रा, मतलब एकदम सावधानी पूर्वक यूज करना है ना, एकदम सावधानी पूर्वक आपको यूज करना है। हाँ देखिए क्या कहता है, जुडिशियस यूज करना चाहिए हम लोग को, मतलब एकदम सावधानी से यूज करना है, बेवजह का यूज नहीं करना है। और हम लोग को प्रयास करना है ज्यादा से ज्यादा हम लोग जो है सो नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करें, मतलब जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है ना, जैसे आपका सूर्य से हम लोग जो रोशनी लेते हैं उसका यूज ज्यादा करिए, बायोगैस का यूज करिए, फिर आपका विंड एनर्जी का यूज करिए, विंड पावर का, चूंकि ये सब क्या है, रेन्यूएबल रिसोर्स है ना। रेन्यूएबल रिसोर्स का हम लोग को यूज ज्यादा करना चाहिए, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स का नहीं। क्यों? चूंकि जैसे मान लीजिए आप कोयला का यूज ज्यादा करते हैं तो कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, कोयला तो लिमिटेड है, वो तो रिन्यू नहीं होता है। जहां से एक बार कोयला खत्म हो गया तो वहां दोबारा बहुत दिन लग जाएगा फिर कोयला आने में, चाहे, है ना। देखिए क्या कहता है, तो जुडिशियस यूज ऑफ लिमिटेड एनर्जी रिसोर्स, मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ मिनरल्स। वेस्टेज को जितना कम हो सके, वेस्टेज एकदम कम से कम कीजिए, सावधानी से यूज कीजिए, फालतू का यूज मत करिए, एकदम जितना कम से कम यूज हो सके जरूरत भर यूज करिए। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। आप एनर्जी रिसोर्स को बर्बाद नहीं करें, हम लोग उसको बचाने के लिए, बर्बाद नहीं हो उसके लिए जरूरी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना, है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अगर हम लोग रिसोर्स को यूज करेंगे तो कम रिसोर्स में हम लोग का काम चल जाएगा। आगे कहता है मिनिमाइज द एक्सपोर्ट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अब रिसोर्स को एक्सपोर्ट करना कम कीजिए, नहीं तो कल के डेट में आपके पास बहुत कम रिसोर्स रह जाएगा, बहुत कम संसाधन रह जाएगा। एक्सपोर्ट नहीं करना है ना, निर्यात नहीं करना है, कहीं दूसरे के यहाँ भेजना नहीं है। और कहता है यूज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। आप कोई सब्स्टिट्यूट उसका करिए, मतलब उसके जगह पे कुछ ऐसा देखिए कि उसके जगह पे हम क्या और किसी दूसरे चीज से काम चला सकते हैं, है ना, उसका सब्स्टिट्यूट्स भी यूज करना है। इनकरेज रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग को इनकरेज करिए, कोशिश करिए कि जो चीज आप यूज कर रहे हैं उसको फिर से दोबारा किसी चीज में प्रयोग लाया जा सके, है ना। रिसाइकलिंग मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए आप अगर कोयला जलाएं तो कोयला आप जला दिए तो उसका राख निकलेगा, राख को भी प्रयोग कर लीजिए, या तो फिर जो कोयला बच जाता है उसको फिर से जो है सो आपका खाना बन गया तो कोयला को बच गया तो उसको बुझा दीजिए और उसको फिर से प्रयोग कर लीजिए, है ना। उसके बाद कहता है नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट। सस्टेनेबल पाथ मतलब जो सस्टेनेबल हो, सस्टेन करे, है ना। जैसे मान लीजिए आप कुछ यूज कर रहे हैं तो सस्टेनेबल का मतलब होता है जो आपको फ्यूचर में भी कभी खत्म नहीं हो, मतलब फ्यूचर के लिए भी उसको बचाते हुए चलना है। तो उस प्रकार से आपको जो है सो क्या करना है, डेवलप करना है। क्या क्या कहता है, डेवलप करने की जरूरत है, सस्टेनेबल पाथ को डेवलप करने की जरूरत है ना। एनर्जी रिसोर्स के, एनर्जी डेवलपमेंट का, एनर्जी डेवलपमेंट का सस्टेनेबल पाथ को डेवलप करने की जरूरत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, हम लोग कैसे जो है सो एनर्जी रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये सब प्रोसेस देखें, हम लोग उसका यूज में सावधानी से यूज करेंगे, फिर हम लोग जो है सो वेस्टेज को कम करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और उसका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो कम करेंगे,
है ना, एक्सप्लॉयटेशन को कम करेंगे, उसके बाद मिनिमाइज करेंगे उसका एक्सपोर्ट को, फिर हम लोग यूज करेंगे उसके कोई सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे, उसके जगह पे कोई दूसरा चीज यूज करेंगे, है ना। उसके बाद आप देखें इनकरेज रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग को हम लोग इनकरेज करके एनर्जी रिसोर्स को बचा सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें आपने देखा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, और एक होता है एनर्जी रिसोर्स यानी कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एक नॉन कन्वेंशनल और एक कन्वेंशनल। अब ये नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल में हम आपको बताते रहे डिफरेंस। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया जो जिसको आप एक बार यूज किए तो कल फिर पुनः आपको प्राप्त होगा, मतलब वो रीजनरेट होते रहेगा, रिन्यू होते रहेगा, उसी को हम लोग को ज्यादा यूज करना चाहिए। अब ये जो है जो आपका कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये आपका रीजनरेट नहीं होता है, इसीलिए इसको कोशिश कीजिए कम से कम यूज करने का। जैसे पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, ये सब रीजनरेट नहीं होता है। जैसे आप बिजली जला रहे हैं तो उसके जगह पर अगर सोलर प्लांट लगा लेते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, तो उसमें आपको जो है सो वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हो गया, उसमें आपको जो है सो रीजनरेट होते रहेगा, तो उसी का यूज हम लोग को ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप जो है सो एनर्जी को बचाना चाहते हैं तब, है ना, एनर्जी रिसोर्स को बचाना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को यूज करने का, है ना, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स को यूज करने का। तो देखिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में क्या क्या आ जाता है, आपका आ जाता है न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी, फिर हो गया सोलर एनर्जी, फिर हो गया विंड एनर्जी, विंड पावर, बायोगैस, टाइडल एनर्जी। ये सब का यूज करके आप जो है सो एनर्जी रिसोर्स को बचा सकते हैं। ये सब का यूज ज्यादा से ज्यादा कीजिए। देखिए अब इसके बारे में लिखे करके देख लीजिए क्या कहता है न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी में, क्या कहता है देखिए, यूरेनियम एंड थोरियम अवेलेबल इन झारखंड एंड इन राजस्थान आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक एंड और न्यूक्लियर पावर। जनरेटिंग क्या कर रहा है, जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। देखिए क्या कहता है, यूरियम और थोरियम कहाँ उपलब्ध है, झारखंड में है और आपका राजस्थान में है। झारखंड और राजस्थान में देखिए ये यूरियम और थोरियम कहाँ पे है, अवेलेबल है कहाँ पे, झारखंड में और राजस्थान में। झारखंड और राजस्थान में यूरियम और थोरियम अवेलेबल है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर के लिए, एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है, उसके बाद आगे क्या कहता है देखिए, द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज आल्सो रिच इन थोरियम। मोनाजाइट सैंड्स जो है केरला में जो पाया जाता है, केरला में जो मोनाजाइट सैंड्स है वो भी जो है सो बहुत रिच है थोरियम में, मतलब उसमें भी थोरियम का मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए उसके बाद है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी के बारे में देख लीजिए, इंडिया हैज इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। भारत में बहुत ज्यादा क्षमता है सोलर एनर्जी का, है ना। अगर आप चाहें तो सोलर एनर्जी से बहुत सारा काम कर सकते हैं, है ना। फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। आप सोलर एनर्जी से आपको बताए थे कि बिजली भी आप जला सकते हैं। आप जो है सो जहाँ पे पेट्रोल का यूज करते हैं, जहाँ पे आप घर में नहीं, सर पेट्रोल का तो यूज घर में हम लोग नहीं करते हैं, जैसे मिट्टी तेल का यूज करते हैं, डीजल का यूज करते हैं, वहाँ आप सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। पानी पटाने में आप डीजल का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ आप सोलर एनर्जी से भी पानी पटा सकते हैं, मशीन चला सकते हैं, है ना। फिर उसी प्रकार से विंड पावर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। विंड फार्म्स आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप। ये सब जगह पे जो है सो विंड पावर अवेलेबल है, क्योंकि ये सब आपका जो है सो विंड पावर ये सब जगह में अवेलेबल है ना। गर्म वाला स्थान है ये सब, ठीक है। यहाँ पे आपका विंड पावर अवेलेबल है। उसके बाद बायोगैस के बारे में, बायोगैस क्या कहता है, स्क्रब्स, फार्म्स, वेस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस।
बायोगैस का प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग किसका किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए फार्म में जो वेस्टेज होता है, गाय वगैरह का जो निकलता है गोबर वगैरह, है ना, या मनुष्य का जो वेस्टेज होता है, हम लोग जो वेस्ट निकालते हैं, ठीक है, उसके बाद श्रम्स वगैरह जो है ना, ये सब का यूज हम लोग करते हैं किस लिए? बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद एक बच जाता है आपका टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी के बारे में देख लीजिए आप लोग स्टूडेंट्स। टाइडल एनर्जी बच जाता है और जियोथर्मल एनर्जी बच जाता है। दो ठो है, एक जियोथर्मल एनर्जी और एक टाइडल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी और टाइडल एनर्जी के बारे में देखेंगे। टाइडल एनर्जी में क्या कहता है? ओशियनिक टाइड्स कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ओशियनिक टाइड्स का भी यूज कर सकते हैं, है ना, ओशियनिक टाइड्स का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कहता है द गल्फ ऑफ खंबात, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड गैंगेटिक डेल्टा in Sundarban regions of West Bengal provide ideal conditions for utilizing tidal energy। ये बता रहा है टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। ये सब बता रहा है कि जो खंबात का गल्फ है या गल्फ ऑफ कच्छ जो है गुजरात में, या कहाँ पे? वेस्टर्न कोस्ट में। उसके बाद गैंगेटिक डेल्टा जो है सुंदरबन रीजन में। ये सब क्या कर रहा है कि वेस्ट बंगाल का ये प्रोवाइड करता है हम लोग को आइडियल कंडीशन, है ना। आइडियल कंडीशंस किस लिए प्रोवाइड करता है? तो यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज के लिए करने के लिए ये सब हम लोग को आइडियल कंडीशन जो है सो प्रोवाइड करता है। चलिए आगे आपका जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में देख लीजिए। रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना। जियोथर्मल एनर्जी क्या करता है? ये रिफर्स करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या चीज का यूज करते हैं? बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के अंदर से हीट को जो है सो हीट को हम लोग यूज करके जो है सो जियोथर्मल एनर्जी का यूज कर सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उसके बाद आप लोग आ जाइए, ये हम मिनरल्स वाला तो आप लोग को बता ही दिए थे, है ना। दो प्रकार के मिनरल्स है, एक आपका मेटालिक है और दूसरा है नॉन मेटालिक। एक मेटालिक है और दूसरा नॉन मेटालिक है, ठीक है। इसमें भी आप लोग देख लीजिए फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स। एक फेरस होता है, नॉन फेरस होता है। ये सब आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, बता दे रहे हैं। एक फेरस मिनरल्स हो गया, नॉन फेरस मिनरल्स हो गया। मेटालिक में हम बताए थे दो प्रकार का मिनरल्स है ना। तो इसमें हम बताए थे मेटालिक्स में दो प्रकार का, एक फेरस मिनरल्स और एक नॉन फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन का मात्रा पाया जाता है, नॉन फेरस जिसमें आयरन और की मात्रा नहीं पाई जाती है ना। और मेटालिक मिनरल्स में बताया दो प्रकार का, एक नॉन मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं, है ना। तो देखिए नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में भी हम बताएंगे आप लोगों को। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखते हैं फेरस मिनरल्स से। फेरस मिनरल्स में क्या क्या है देखिए ध्यान से आप लोग स्टूडेंट्स। फिर हम आपको बताएंगे नॉन फेरस मिनरल्स, फिर बताएंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स, और उसके बाद बताएंगे एनर्जी रिसोर्सेस, कन्वेंशनल सोर्सेस। अभी हम इसको पहले बता देते हैं आपको, एनर्जी रिसोर्सेस, कन्वेंशनल रिसोर्सेस को भी बताएंगे, इसको भी बताएंगे, इसको भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, है ना। देखिए फेरस मिनरल्स क्या कहता है? मैग्नीज जो है, ये मैग्नीज लिखा हुआ है, मैग्नीज है। मैग्नीज के बारे में उड़ीसा में 25% मैग्नीज है, मध्य प्रदेश में 24%, कर्नाटका में 22% और अदर स्टेट में 29%। अब इसमें यहाँ कहता है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, उड़ीसा झारखंड बेल्ट यहाँ लिखा हुआ। उड़ीसा झारखंड बेल्ट जो है ना, ये कह रहा है माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट्स इन द एडजॉइनिंग सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, है ना। झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गुआ एंड नोवामुंडी। ये सब जगह का नाम बता रहा है जहां पे हेमेटाइट आयरन पाया जाता है ना। उसके बाद देखिए दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुरा बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। यहाँ पे भी आयरन ओर पाया जाता है हेमेटाइट वाला, है ना। उसके बाद बलारी, चित्रा दुर्गा, है ना, चिकाम गलुरु, है ना। ये सब जगह का नाम है जहां जहां पाया जाता है आयरन ओर
यहाँ भी देखिए महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। चलिए ये हो गया आप लोग का फेरस मिनरल्स, हम शॉर्ट में आपको बता दिए थे। जिसमें आयरन ओर का मात्रा पाया जाता है उसको हम लोग फेरस मिनरल्स कहते हैं। अब नॉन फेरस मिनरल्स जिसमें आयरन ओर का मात्रा नहीं पाया जाता है उसको हम लोग नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। अब इसमें देखिए नॉन फेरस में आ गया कॉपर है, बॉक्साइट है, माइका है ना, ये सब आपका नहीं, माइका नहीं, माइका तो आपका नॉन मेटालिक मिनरल्स में आ जाएगा। कॉपर है, बॉक्साइट है, दो ठो का यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, कॉपर का हम लोग प्रयोग इलेक्ट्रिकल केबल्स में करते हैं। कॉपर का अब देखे होगा, कॉपर का जो है सो ये रहता है, तार वगैरह रहता है ना, तार रहता है ना कॉपर का, वायर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है कॉपर का, तो इलेक्ट्रिक केबल्स में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्री में किया जाता है ना। और कहाँ किया जाता है, बालघाट माइंस in मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी किया जाता है। उसके बाद खेतरी माइंस इन राजस्थान में किया जाता है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है ना, ये सब जगह पे जो है सो ये सब लीडिंग कॉपर स्टेट्स है। बालघाट में जो है सो कॉपर पाया जाता है, मध्य प्रदेश के बालघाट में, खेतरी माइंस में पाया जाता है, राजस्थान में कॉपर। उसके बाद सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में कॉपर पाया जाता है। और इस सब का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक केबल्स में, केमिकल इंडस्ट्री में, है ना। उसके बाद देखिए बॉक्साइट के बारे में, डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक का प्लेट्यू मतलब पठार में पाया जाता है, अमरकंटक वाला पठार में जो है सो बॉक्साइट पाया जाता है। मैकाल हिल्स में पाया जाता है, मैकाल की पहाड़ियों में। और प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी, बिलासपुर कटनी के प्लेट्यू रीजन में भी जो है सो बॉक्साइट पाया जाता है ना। बिलासपुर के जो है सो कटनी रीजन में भी क्या पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स में। नॉन मेटालिक मिनरल्स में मैं आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स, इसमें जो है सो नॉन मेटालिक मिनरल्स में जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। Those minerals which do not contain metals, those are known as non-metallic minerals. Now we will see about the non-metallic minerals. माइका सिर्फ यहाँ एक ही ठो दिया हुआ, और भी बहुत सारे non-metallic minerals होते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहता है, most indispensable minerals used in electric and electronic industries. Mica deposits are found in छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट ऑफ झारखंड, अजमेर इन राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। क्या कहता है कि ज्यादातर जो है सो माइका के बारे में कह रहा है, यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में, जितना भी सामान बनता है उसमें माइका का यूज किया जाता है। अब माइका कहाँ कहाँ पाया जाता है वो बता रहा है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में पाया जाता है, कोडरमा, गया, हजारीबाग में भी पाया जाता है माइका, है ना। उसके बाद अजमेर में भी पाया जाता है, राजस्थान के अजमेर में, और आंध्र प्रदेश में भी माइका पाया जाता है। अब आगे देखिए एनर्जी रिसोर्सेज, कन्वेंशनल सोर्सेज। इधर हम बताए थे आपको नॉन कन्वेंशनल जो रीजनरेट होता है, लेकिन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रीजनरेट नहीं होता है ना। उसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कोयला रीजनरेट होने वाला चीज नहीं है, पेट्रोलियम रीजनरेट होने वाला चीज नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उदाहरण है। नेचुरल गैस भी रीजनरेट नहीं होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी नॉन रिन्यूएबल है। तो देखिए क्या कहता है, इस सब को देख लीजिए एक बार आप लोग, उसके बाद ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर बताएंगे, सारे चैप्टर्स को हम एक एक करके करवाएंगे। देखिए क्या कहता है, कोल के बारे में कह रहा है, डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प्स प्रोड्यूस पिट, है ना। लिग्नाइट इज द लो ग्रेड ब्राउन कोल। लिग्नाइट ये सबसे लो ग्रेड का कोयला है ना, सबसे लो ग्रेड का कोयला है। कोयला का भी 3 प्रकार है, उसमें लिग्नाइट जो है सो सबसे लो ग्रेड का है। विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, लेकिन वो एकदम सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट, उसमें जो है सो मॉइस्चर नमी जो है सो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा नमी पाया जाता है लिग्नाइट वाला में, और लिग्नाइट जो है सो सबसे लो ग्रेड का कोयला है। उसके बाद बिटुमिन्स वाला जो कोयला है, 3 प्रकार का कोयला हम बताएं आपका, एक होता है लिग्नाइट, दूसरा होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है एंथ्रासाइट। लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट ये 3 प्रकार का कोयला है। 3 प्रकार का आपको रॉक्स भी बताएं, 2 प्रकार का मिनरल्स बताएं, है ना। 2 प्रकार का मिनरल्स, 3 प्रकार का रॉक्स, 3 प्रकार का कोल।
तो देखिए अब ये बता दिए थे आपको 3 प्रकार का कोल भी होता है, 2 प्रकार का मिनरल्स बताए, 3 प्रकार का रॉक्स भी बताए, है ना। रॉक्स क्या क्या बताए थे आपका, एक हो गया मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 प्रकार के रॉक्स हैं। उसी प्रकार से 3 प्रकार का कोयला भी है ना। देखिए एक हो गया आपका लिग्नाइट, दूसरा हो गया बिटुमिनस और तीसरा हो गया एंथ्रासाइट। तो ये तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा थोड़ा। क्या कहता है, डिकेइंग प्लांट्स इन स्वैम्प प्रोड्यूस पीट। जो प्लांट सड़ जाता है ना, गड्ढा में सड़ करके जो नीचे जमीन में मिल जाता है गड्ढा में, वो है ना क्या प्रोड्यूस करता है, पीट को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद कहता है लिग्नाइट। लिग्नाइट सबसे लो ग्रेड का कोयला है, अभी हम बताएं आपको, लेकिन सबसे सॉफ्ट होता है और इसमें मॉइस्चर सबसे ज्यादा पाया जाता है। लिग्नाइट जो है वो सबसे लो ग्रेड का कोयला। आपको अगर पूछा जाएगा सबसे लो ग्रेड का कोयला कौन सा है तो लिग्नाइट है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसमें जो है सो मॉइस्चर बहुत हाई मात्रा में होता है। मॉइस्चर जो है सो सबसे हाई मॉइस्चर होता है इसमें, है ना, नमी बहुत ज्यादा होता है। बिटुमिनस इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन कॉमर्शियल यूज। लेकिन कॉमर्शियल, हम लोग कुछ भी कॉमर्शियल काम के लिए जो है सो बिटुमिनस का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। कॉमर्शियल काम में सबसे ज्यादा प्रयोग बिटुमिनस कोयल का किया जाता है। कौन सा कोयल का, बिटुमिनस कोयल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है कॉमर्शियल यूज में, है ना। बिटुमिनस कोयल का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है कॉमर्शियल यूज में। और लिग्नाइट जो है वो सबसे लो ग्रेड का कोयला है, सबसे लो ग्रेड का कोयला है, लेकिन जो है सो सॉफ्ट होता है और इसमें जो है सो मॉइस्चर का मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है। बिटुमिनस सबसे ज्यादा प्रयोग में कॉमर्शियल क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला कोयला है। और एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी एंड हार्ड कोयल। एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है, लेकिन हार्ड भी होता है, वो बहुत हार्ड होता है। जैसे आपको बताए थे लिग्नाइट, लिग्नाइट सबसे लो क्वालिटी का है लेकिन सॉफ्ट है। लिग्नाइट जो होता है वो लो क्वालिटी का कोयला होता है और सॉफ्ट होता है और उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा पाया जाता है ना, नमी बहुत ज्यादा होता है, कोयला बहुत नमी वाला होता है, भींगा हुआ होता है कोयला। कौन सा, लिग्नाइट। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, लिग्नाइट कोयल इज द लो ग्रेड कोयल बट कंटेन्स वेरी हाई मॉइस्चर, है ना। बिटुमिनस कोयल इज द मोस्ट पॉपुलर कोयल विच इज यूज्ड इन द कॉमर्शियल पर्पस। एंड लास्ट है आपका एक एंथ्रासाइट कोयल इज द हाईएस्ट कोयल, हाईएस्ट लेवल कोयल, सबसे हाई लेवल का कोयल है। एंड दैट इज वेरी हार्ड कोयल आल्सो, बहुत हार्ड कोयल भी होता है, वो बहुत हार्ड होता है ना, हार्ड क्वालिटी का कोयल होता है। देखिए एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोयल। हाईएस्ट क्वालिटी का कोयल कौन सा है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का आपको पूछा जाएगा तो बता देना है एंथ्रासाइट। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का एंथ्रासाइट और सबसे लोएस्ट क्वालिटी का लिग्नाइट, है ना। लिग्नाइट सबसे लोएस्ट क्वालिटी का, एंथ्रासाइट सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का, और बिटुमिनस जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। किस लिए, कॉमर्शियल यूज में सबसे ज्यादा यूज पूछेगा तो बिटुमिनस, सबसे लोएस्ट क्वालिटी का, सबसे लोएस्ट क्वालिटी का लिग्नाइट, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का आपका एंथ्रासाइट। याद रहेगा, एंथ्रासाइट सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का, बिटुमिनस सबसे ज्यादा कॉमर्शियल यूज में, कॉमर्शियल पर्पस से यूज किया जाता है, और लिग्नाइट सबसे लो ग्रेड का क्वालिटी में, लो ग्रेड का कोयला है। उसके बाद आ जाइए आप पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम में क्या कहता है, 63% ऑफ इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज फ्रॉम मुंबई है। 63% इंडिया का जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है वो मुंबई हाई से होता है, और 18% गुजरात से, 16% असम से। 63% जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो कहां से होता है, वो मुंबई से होता है, मुंबई हाई से। मुंबई हाई से 63%, याद रखिएगा, पूछा जाएगा सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कहां होता है इंडिया में, तो मुंबई हाई से 63%, और मात्र 18% गुजरात से और 16% असम से। 16% असम में, 18% गुजरात में, और 63% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है आपका मुंबई हाई में। मतलब भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन मुंबई हाई में होता है।
63% है ना, 16% गुजरात में और 18% जो है 18% गुजरात में और 16% असम में। याद रहेगा, 18% गुजरात में, 16% असम में और 63% मुंबई हाई में पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के बारे में देखिए। नेचुरल गैस हैव बीन डिस्कवर्ड इन द कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन में डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है किसको? नेचुरल गैस को। द गल्फ ऑफ कम्बे, कम्बे के गल्फ में, है ना। उसके बाद अंडमान और निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड, द गल्फ ऑफ कम्बे और कृष्णा गोदावरी बेल्ट में जो है सो खोजा गया है नेचुरल गैस को, है ना। उसके अलावा कहता है हाजिरा, विजयपुर, जगदीशपुर क्रॉस, है ना, क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन लिंक्स मुंबई हाई बेसिन with the fertilizer power and industrial complexes in western northern India, है ना। आगे फिर आपको पढ़ना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी। ये आप लोग समझ रहे हैं क्या कहता है, ये सब जगह का सब नाम है ना। इसके माध्यम से देश में जो है सो पाइपलाइंस का जो है सो लिंक किया गया है पाइपलाइंस को मुंबई हाई में, है ना, मुंबई हाई के साथ, और बेसिन विद फर्टिलाइजर पावर एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस इन वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में भी जो है सो लिंक किया गया है। इसको वही कह रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझ लीजिए। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, है ना। तो पानी से जो हम लोग का जल का पानी से जो बिजली उत्पादन होता है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं बल्ब वगैरह जलाने में, है ना, उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ही कहते हैं। तो जनरेटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। इसको कैसे जनरेट करेंगे? तो फास्ट फ्लोइंग, जब पानी का फ्लो तेज रहता है तो वहीं पे जो है सो हम लोग का बिजली का जो है सो प्रोडक्शन होता है। एंड बाय मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लाइक भागड़ा नांगल दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होता है ना, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के लिए जिसको जो डैम्स को हम लोग यूज करते हैं, जैसे आपका भागड़ा नांगल डैम है, दामोदर वैली है, तो उस सब का प्रयोग मल्टीपर्पज से किया जाता है। जैसे हम लोग बिजली बनाते हैं वो भी मल्टीपर्पज में यूज होता है। बिजली का प्रयोग हम लोग पंखा चलाने भी करते हैं, पानी चलाने भी करते हैं, खाना बनाने भी कर लेता है इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। तो मल्टीपर्पज हम लोग यूज करते हैं बिजली का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और आगे कहता है द कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट ईटीसी प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक पावर। ये सब बता रहा है कि कहाँ कहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है सो उत्पन्न किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग कोल। कोयला का प्रयोग करके हम लोग, पेट्रोलियम का प्रयोग करके और नेचुरल गैस का प्रयोग करके जो है सो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का प्रयोग करके करते हैं। इन 310 थर्मल पावर प्लांट्स, 310 को थर्मल पावर प्लांट्स में हम लोग कोयला का, पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का प्रयोग करके प्रोड्यूस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का चैप्टर था मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, चैप्टर 5 आज हम लोग कंप्लीट किए। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो, है ना। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम और वीडियो जो है सो सारा वीडियो लेकर के आएंगे, और इसके पहले भी बहुत सारा वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, हम आप लोग को पहले भी बताए थे कि लाइव क्लास हम आप लोग को लेंगे, और लाइव क्लास में आपको फ्रीडम होगी, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, और वो सब बिल्कुल फ्री रहेगा। किसी प्रकार का हम लोग किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।